नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो पिछली बार की कई परीक्षाओं में हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आज इसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न है जीके से रिलेवेंट उन सब का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित आपके कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। आपके पहला प्रश्न है, छप्पन का मैदान छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है? तो आपको बताना है कि जो छप्पन का मैदान है, 10 छप्पन प्लेन, तो ये जो है किन बेसिनों में स्थित है? ऑप्शन 1 है चंबल बेसिन, ऑप्शन 2 है माही बेसिन, ऑप्शन 3 है लूनी बेसिन, या ऑप्शन 4 है बनास बेसिन। तो आपको बताना है छप्पन का मैदान है वो किन बेसिनों में स्थित है। तो ये देखिए, छप्पन का मैदान है, जो 56 गांवों के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है, और ये जो आपके स्थित है वो है आपके माही बेसिन में। या इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2, यानी माही बेसिन में जो है आपके छप्पन का मैदान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदियां जो कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ का रण गुजरात। ऑप्शन 1 है पश्चिमी बनास और लूणी, ऑप्शन 2 है माही और पश्चिमी बनास, ऑप्शन 3 है साबरमती और लूणी, ऑप्शन 4 है माई और लूणी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदियां हैं जो कच्छ के रण में गिरती है। तो देखिए, इसमें आपके करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी बनास और लूणी। ये नदियां जो हैं आपके कच्छ के रण में गिरती है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो आपको बताना है जो साउथ वेस्टर्न मानसून है वो सबसे पहले कौन से एरिया में आता है। ऑप्शन 1 है आपके सवाई माधोपुर एंड करौली, ऑप्शन सेकंड है नागौर एंड जोधपुर, या ऑप्शन 3 है पाली तथा चूरू में, और ऑप्शन 4 है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश मीडियम के भी देख सकते हैं, क्योंकि पेपर बाइलिंगुअल है। तो आपको बताना है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किस क्षेत्र में जो है सबसे पहले आता है। देखिए, इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, सवाई माधोपुर तथा करौली में सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्टर्न मानसून है वो सर्वप्रथम आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये बात कर रहे हैं आपके एरिडी सॉइल की। तो ये जो है कौन से प्रदेश में प्रमुख प्रधानतः पाया जाता है, यानी प्राइमरली। तो ऑप्शन 1 है दक्षिण राजस्थान, ऑप्शन 2 है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन 3 है उत्तर पूर्वी राजस्थान, या ऑप्शन 4 है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो आपको बताना है एरिडी मृदा समूह प्रधानतः प्राइमरली कहाँ पाया जाता है या किस प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, ये जो आपके एरिडी मृदा समूह है वो मुख्यतः जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके पश्चिमी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 हो, ऑप्शन बी बाबई, ऑप्शन सी तारागढ़, या ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो आपको बताना है राजस्थान की जो पर्वत चोटियां उनको आपको ऊंचाई के अनुसार
ऊंचाई के अनुसार बताना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। आप इस प्रश्न का उत्तर कुछ देर देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, सबसे अगर घटते हुए क्रम में बात करें तो सबसे पहले आपकी आएगी ऋषिकेश, और उसके बाद आपके हो, फिर आपके तारागढ़, और फिर बाबई। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, सबसे पहले आपके आएगी ऋषिकेश 1 नंबर, उसके बाद आपके आएगी खो 2 नंबर, फिर तारागढ़ 3 नंबर, और नंबर 4 पे बाबई। तो यहाँ हमारे को देखना है DACB। तो देखिए डी, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये DACB, ये करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन 2। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2, यानी सबसे पहले ऋषिकेश, उसके बाद हो, तारागढ़ और बाबई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी सब ट्रॉपिकल। ऑप्शन 1 केलवाड़ा, ऑप्शन 2 कोलायत, ऑप्शन 3 आबू, या ऑप्शन 4 सूरतगढ़। तो आपको बताना है जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी सब ट्रॉपिकल जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। तो देखिए जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात की है तो ये आपके पाए जाते हैं आबू में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है, यानी मक्का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन 1 है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मध्यवर्ती राजस्थान में, या दक्षिणी राजस्थान में। तो आपको बताना है मक्का मुख्यतः किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। तो देखिए मक्का आपके जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्र है वो है दक्षिणी राजस्थान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी जो दक्षिणी राजस्थान है वहां मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको यहाँ पर दो सूचियां दिए गई है, जिसमें एक है संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व, और एक है मुख्य वन्य जीव यानी मेन वाइल्ड एनिमल। तो इनको आपको जो है करेक्ट करना है, मतलब कौन सा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, मुख्य वन्य जीव और संरक्षित क्षेत्र कौन सा, ये आपको करेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें सुंदा माता। तो सुंदा माता भालू ये करेक्ट है आपके। उसके बाद है आपके रोटू। रोटू में क्या है, रोटू में आपकी सिकारा। उसके बाद है आपके बीड़ झुंझुनू। तो बीड़ झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो खरगोशों के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद है आपके बीसलपुर। तो ये बीसलपुर जो है आपके कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हमारे को देखना है सुंदा माता भालू, यानी फर्स्ट किन किन में, फर्स्ट दो में, एक तो एक में और एक में 3 में। उसके बाद सेकंड है रोटू। रोटू है जो चिकारा, रोटू में चिकारा पाया जाता है। तो ये है आपके बी में थर्ड। हाँ ये करेक्ट है आपकी, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? तो आपको बताना है राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, यानी डेजर्टिफिकेशन से संबंधित जो रिलेवेंट फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए नहरी सिंचाई, ऑप्शन बी अति पशुचारण, ऑप्शन सी मृदा अपरदन, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा परियोजनाएं या ऑप्शन ई वनों की कटाई। तो आपको बताना है जो डेजर्टिफिकेशन के कारण कौन कौन से है या फैक्टर कौन कौन से है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो आपके क्या नहरी सिंचाई डेजर्टिफिकेशन का कारण है? नहीं। अति पशुचारण बिल्कुल। मृदा अपरदन बिल्कुल। क्या पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं? नहीं। वनों की कटाई बिल्कुल। तो इसमें आपके आएगा बी, सी और ई। तो यहाँ पर बी, सी और ई 3 नंबर करेक्ट है इसका। यानी जो आपके मरुस्थलीकरण से संबंधित कारण है वो है अति पशुचारण, मृदा अपरदन और वनों की कटाई। ये 3 कारण है जो मृदा अपरदन या मरुस्थलीकरण से संबंधित जो कारक हैं 3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है, यानी आपको बताना है सावन भादो परियोजना किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन 1 है 12 जिले से, ऑप्शन 2 है उदयपुर जिले से, ऑप्शन 3 है अजमेर जिले से या ऑप्शन 4 कोटा जिले से। तो आपको बताना है सावन भादो परियोजना है या प्रोजेक्ट है उसका संबंध किस जिले से है या किस जिले से रिलेटेड है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो सावन भादो परियोजना है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और ये आप सब जानते हैं कोटा जिले से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4, यानी सावन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये है आपके कोटा जिले से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? तो आपको बताना है राजस्थान में ऐसा कौन सा है इनमें से जो प्राकृतिक विद्युत गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है। विद्युत ग्रह दिए हुए ऑप्शन में, तो आप देखिए सबसे पहले है आपके ऑप्शन 1 में बरसिंहपुर, ऑप्शन 2 है छबड़ा, ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन 4 अंता। तो आपको बताना है राजस्थान में इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन भी है। तो देखिए इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर है अंता। ये 12 जिले में स्थित है, अंता 12। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? आपको बताना है इनमें से कौन सी परियोजना है जो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी, यानी फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन 1 है देवगढ़ परियोजना, ऑप्शन 2 है अमर सागर परियोजना, ऑप्शन 3 है B3 परियोजना या ऑप्शन 4 है धूनिया परियोजना। तो आपको बताना इनमें से कौन सी परियोजना थी जो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट थी। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2, यानी अमर सागर परियोजना। अमर सागर परियोजना थी वो राजस्थान की प्रथम फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट या प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? अभी वर्तमान में पुराने वाले आंकड़े ही चल रहे, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना अभी तक हुई नहीं, और जो जिलों का डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान में किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उनमें अभी तक कई जिलों को हटाने के लिए कमेटी भी बनाई गई है, तो अभी उनके फिक्स नहीं है। तो अभी हम पुराने जिलों को आधार मान के ही इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
प्रश्न पूछा गया आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या 28% से अधिक है। यानी जो आपके अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है वो 28% से अधिक है। देखिए आपके टोटल इसमें 5 जिले हैं जिनमें 28% से अधिक जो है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न आपके बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। प्रश्न है मूसी महारानी की छतरी स्थित है। इन्हें आपको बताना है मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है या किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 धौलपुर में, ऑप्शन 2 अलवर में, ऑप्शन 3 भरतपुर में या ऑप्शन 4 कोटा में। तो आपको बताना है मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है। तो देखिए मूसी महारानी की जो छतरी है आपको पता है अलवर जिले में स्थित है। ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 15 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। ऑप्शन 1 कांकरेज, ऑप्शन 2 सिरोही, ऑप्शन 3 मालवी, ऑप्शन 4 सांचोरी। तो आपको बताना है इनमें से बकरी की नस्ल कौन सी है। कांकरेज नहीं, सिरोही राइट। इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। सिरोही जो नस्ल है वो बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है आपके मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि अभी सरकारें बदल चुकी है उसके बाद में। तो फिर भी अगर एक बार हम अगर आंसर देखने की इसकी देखते हैं क्योंकि उसके बाद काफी मतलब नया करंट आ चुका है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं नहीं है। फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 2021 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये प्रश्न अभी वर्तमान में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम है। मिशन निर्यातक बनो 2021 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको खनिज और खनन का क्षेत्र दिया गया, आपको बताना इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं। खनिज और खनन क्षेत्र नंबर 1 यूरेनियम रोहिल, ऑप्शन 2 फेल्सपार मकरेडा, ऑप्शन 3 टंगस्टन जानसर या ऑप्शन 4 बेरिलियम चंपागुडा। तो आपको बताना इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं। यूरेनियम रॉयल राइट ये सही है। फेल्सपार मकरेडा ये भी सही है। टंगस्टन रामसर ये गलत है। बेरिलियम चंपागुडा सही है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपके बाकी क्वेश्चन है राजस्थान जीके से रिलेवेंट नहीं है, उन प्रश्नों को जो है छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में नहीं पूछे जाते। और आपकी कंप्यूटर से रिलेवेंट कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो कंप्यूटर वाले सवालों को हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। कंप्यूटर संबंधित जो सवाल होंगे उनको तो हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट कुछ प्रश्न थे उनको छोड़ दिया गया अगले प्रश्न के, और इससे आगे जो जीके के क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्यूशन करेंगे, लगभग 150 तक प्रश्न। तो देखिए प्रश्न है आपका एक छात्र पावर पॉइंट वीडियो में बुक मार्क जोड़ना चाहता है, उसे इन चरणों का पालन करना होगा। यानी एक छात्र है जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के अंदर वीडियो में जो है बुक मार्क जोड़ना चाहता है तो उन्हें किन चरणों का पालन करना होगा। ऑप्शन 1 है इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और बुक मार्क जोड़े। ऑप्शन 2 है प्लेबैक टैब पर क्लिक करें और बुक मार्क जोड़े। ऑप्शन 3 है व्यू टैब पर क्लिक करें और बुक मार्क जोड़े या ऑप्शन 4 है डिजाइन टैब पर क्लिक करें और बुक मार्क जोड़े।
एक छात्र अगर पावर पॉइंट वीडियो में बुक मार्क जोड़ना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए उसको प्लेबैक टैब पर क्लिक करके बुक मार्क जोड़ना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2, यानी प्लेबैक टैब पर क्लिक करें और बुक मार्क जोड़ें। तो ये कंप्यूटर से रिलेवेंट क्वेश्चन आपके बहुत सारे सीटी जैसे एग्जामों में पूछे जाता है, तो ये आपके कंप्यूटर वाले प्रश्न बहुत उपयोगी है, तो ये इन प्रश्नों को जरूर देखें आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके एम एस वर्ड के संदर्भ में निम्न का मेल कीजिए, यानी एम एस वर्ड के संदर्भ में इनमें से इनका मेल कीजिए। ऑप्शन 1 डॉक्यूमेंट को बंद करना, जिसमें ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस वाई। ऑप्शन 2 है डॉक्यूमेंट की समस्त सामग्री को चुनना। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस ई। ऑप्शन 3 फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाना। ऑप्शन सी है इनके सामने कंट्रोल प्लस ए। और पूर्व में की गई क्रिया को रीडू करना। ऑप्शन डी है यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे। टेक्स्ट को केंद्र में एयरलाइन करना। ऑप्शन ई में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो आपको इनको संदर्भ में मेल करना, यानी कौन सा किससे संबंधित है। पर इस प्रश्न को जो है आपके डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो सारे सही नहीं है। क्योंकि जो जैसे आप देखिए रीडू करना, अनडू करना, उसके लिए कंट्रोल जेड जैसी जेड होता है। तो ये जो है ऑप्शन आपके गलत होने की वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया और इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इनमें ऑप्शन सही नहीं दे रखे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके डिलीटेड है। प्रश्न है आपका स्पेस दे रखा है और फिर है और स्पेस को टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह अथवा काउंटेप अथवा समिट जैसे फंक्शन में एक सर्च क्राइटेरिया की तरह प्रयोग कर सकते हैं एक्सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लेकिन इस प्रश्न को भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपके 119 यहाँ पर स्टार और क्वेश्चन मार्क को टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वाइल्ड कैरेक्टर की तरह काउंट, टिप और समिट जैसे फंक्शन एक सर्च क्राइटेरिया की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्टार है और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके प्रश्न है, ये एक इकोनॉमिक्स का इसमें सम्मिलित है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लेखांकन सूचना प्रणाली AIS में अंतिम खाता उप प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन 1 बजट की तैयारी से, ऑप्शन 2 वेतन की तैयार करने से, या ऑप्शन 3 अंतिम खातों को तैयार करने से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। वैसे इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाता है, बट अब ये जो जैसे आपके RS जैसे एग्जाम है उनमें मुख्यतः पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें हम जीके के प्रश्न और कंप्यूटर के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को वैसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आंसर इसमें बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 अंतिम खातों को तैयार करने से। कंप्यूटर वाले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है ईमेल आईडी का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जा सकती है। ऑप्शन सी आप अपने द्वारा भेजे गए ईमेल को खोज नहीं सकते। ऑप्शन डी ईमेल भेजने की शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस एंटर है। तो आपको बताना इनमें से जो कौन कौन से कथन है वो सही है। तो देखिए सबसे पहले ईमेल आईडी का उपयोग कर संचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट है। आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। आप अपने द्वारा भेजे गए ईमेल को खोज नहीं सकते, ये गलत है, हम खोज सकते हैं। ईमेल पर ईमेल भेजने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस एंटर है, ये गलत है। तो इस प्रश्न में 2 ऑप्शन सही है आपके, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन ए और बी सही। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन 2 वार्म, ऑप्शन 3 ट्रैप डोर या ऑप्शन 4 वायरस। तो आपको इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 122 का। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन सेकंड यानी वार्म। वार्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो सत्यापन करती है। ऑप्शन 1 प्रमाणिकता, ऑप्शन 2 इंटीग्रिटी, ऑप्शन 3 नॉन रेपिड्यूएशन और ऑप्शन 4 ये सभी। यानी ऑप्शन 3 है रेप्यूडिएशन। तो आपको बताना डिजिटल हस्ताक्षर की एक कौन सी तकनीक है जो सत्यापन करती है। तो देखिए प्रमाणिकता, बिल्कुल प्रमाणिकता से आप एक डिजिटल सत्यापन करते हैं। इंटीग्रिटी से भी होता है और आपके नॉन रेप्यूडिएशन से भी होता है। तो ये भी सही है, ये सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके, निम्न में से किस श्रेणी के सूत्र एमएस एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं है? यानी कौन सी श्रेणी के जो सूत्र है वो एमएस एक्सेल की लाइब्रेरी में नहीं है? ऑप्शन 1 लॉजिकल सूत्र, ऑप्शन 2 दिनांक एवं समय सूत्र, ऑप्शन 3 रासायनिक सूत्र या ऑप्शन 4 वित्तीय सूत्र। तो आपको बताना है जो एमएस एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में है, जो इनमें से कौन सी श्रेणी के सूत्र नहीं है। तो देखिए इसमें जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो एमएस एक्सेल की लाइब्रेरी में नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट मोड है? ऑप्शन 1 पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, ऑप्शन 2 स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन 3 इंटरनेट बैंकिंग या ऑप्शन 4 ये सभी। तो आपको बताना है डिजिटल पेमेंट का मोड इनमें से कौन सा है। तो देखिए पॉइंट ऑफ सेल भी है, पीओएस और स्मार्ट कार्ड भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, यानी ये सभी सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर इज। तो ऑप्शन 4 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी पीओएस भी है, स्मार्ट कार्ड भी है और इंटरनेट बैंकिंग भी है। ये सभी डिजिटल पेमेंट के मोड है। अगला प्रश्न है आपके, आरटीजीएस का मतलब है? ऑप्शन 1 वास्तविक समय में सकल निपटान या वास्तविक लेन देन की सकल खोज, वास्तविक लेन देन की सकल सिस्टम या वास्तविक समय का सकल सिस्टम। तो देखिए इसका आपका आरटीजीएस का करेक्ट आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी वास्तविक समय में सकल निपटान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, राजनेट में कनेक्टिविटी के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 उपग्रह, ऑप्शन 2 लैन, ऑप्शन 3 स्वान या ऑप्शन 4 ये सभी। तो आपको बताना है राजनेट में जो कनेक्टिविटी के लिए किस विधि का प्रयोग है वो किया जाता है। तो देखिए राजनेट में कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह का भी प्रयोग किया जाता है, लैन का भी किया जाता है और स्वान का भी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, राज सीएडी क्या है? ऑप्शन 1 है G2C और B2C सेवा का लाभ उठाने के लिए एक स्वयं सेवा ईटीएम, ऑप्शन 2 है एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें सभी नियमित वर्कफ्लो और प्रक्रियाएं शामिल है, ऑप्शन 3 है सरकारी विभागों को ई लर्निंग पाठ्यक्रम और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रणाली या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राज सीएडी क्या है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, यानी ये एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम है जिसमें सभी नियमित वर्कफ्लो और प्रक्रियाएं शामिल है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये प्रश्न आपके डिलीटेड है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसका आप दैनिक रूप से उपयोग भी करते हैं। प्रश्न है आपका, यूपीआई का मतलब है। ऑप्शन 1 यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन 2 यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरेक्शन, ऑप्शन 3 यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, या ऑप्शन 4 यूनिफाइड पेमेंट फॉर इंडिया। तो आपको बताना है यूपीआई का मतलब क्या है। देखिए, यूपीआई का आपके मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, बड़वा युग अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन 1 मोकरी वंश से, ऑप्शन 2 मौर्य वंश से, ऑप्शन 3 परमार वंश से, या ऑप्शन 4 खींची वंश से। तो आपको बताना है बड़वा युग अभिलेख का संबंध किस वंश से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 1 यानी मोखरी वंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। जो चौहान वंश के शासक है उनमें से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। ऑप्शन 1 चंदन राज, ऑप्शन 2 अजय राज, ऑप्शन 3 गुप्त प्रथम, या ऑप्शन 4 वाघपति राज। तो देखिए, आपके जो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वो आपके किया था गुप्त प्रथम ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, शासक पंजन देव या पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन 1 बड़ गुज्जर, ऑप्शन 2 गोइल, ऑप्शन 3 चौहान, ऑप्शन 4 कछावा। तो आपको बताना है शासक पंजन देव या पजवन जो है किस राजवंश से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 कछावा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 है गज सिंह, ऑप्शन 2 जसवंत सिंह, ऑप्शन 3 सूर सिंह, या ऑप्शन 4 अजीत सिंह। तो मुगल सम्राट जो जहांगीर थे उन्होंने दलथंबन की उपाधि जो है वो किसे प्रदान की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 1 यानी गज सिंह। गज सिंह को जो है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथंबन की उपाधि प्रदान की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये सुमेलित करने का है। इसमें समाचार पत्र और स्थापना वर्ष दिए गए, नवज्योति, नवजीवन, लोकवाणी, त्याग भूमि। और स्थापना वर्ष दिए हुए 1936, 1939, 1943 और 1929। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, नवज्योति 1936 स्थापना वर्ष बिल्कुल करेक्ट है, नवजीवन 1939 बिल्कुल करेक्ट है, लोकवाणी 1943 बिल्कुल करेक्ट है, त्याग भूमि 1929 ये गलत है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1929। तो ये ऑप्शन 4 जो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो आपको बताना है जो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन है उनसे संबंधित कौन थे। ऑप्शन 1 है मगाराम वैद्य, ऑप्शन 2 भिक्षालाल बोरा, ऑप्शन 3 लक्ष्मण दास स्वामी। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन है जो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। देखिए, मगाराम वैद्य बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, भिक्षालाल बोरा भी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, और लक्ष्मण दास स्वामी भी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन 4 यानी समस्त फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था। यानी प्री हिस्टोरिक साइट है बागोर, उसका जो सर्वप्रथम उत्खनन है वो किसके निर्देशन में किया गया। ऑप्शन 1 बीबी लाल, ऑप्शन 2 बी के थापर, ऑप्शन 3 बी एन मिश्रा, या ऑप्शन 4 ए घोष।
तो देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर का जो सर्वप्रथम उत्खनन है वो वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में किया गया था। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? ऑप्शन 1 30 मार्च 1949, ऑप्शन 2 1 नवंबर 1956, ऑप्शन 3 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन 4 18 मार्च 1948। तो आपको बताना है राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद है वो कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, राजस्थान में जो आपके राज प्रमुख का पद है वो आपके 1 नवंबर 1956 को खत्म कर दिया गया और राज्यपाल नाम का नया पद सृजन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित आभूषण समूहों में कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो आपको आभूषण के समूह दे रखे हैं, इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है? ऑप्शन 1 में अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा, झेला। ऑप्शन 2 है तिमणिया, तुलसी, बजटी, हादरो। ऑप्शन 3 है कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। ऑप्शन 4 है लंगर, पायल, नुपुर और झांझर। तो आपको बताना है जो आभूषण समूहों में कौन सा समूह जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा, झेला ये भी सही है। तिमणिया, तुलसी, बजटी, हादरो ये भी सही है क्योंकि ये गले के आभूषण है सभी। कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी ये जो है आपके ऑप्शन गलत है क्योंकि लंगर, पायल, नुपुर, झांझर ये सब पैरों में पहने जाने वाले। तो ये जो ऑप्शन समूह है जो आपके 3 नंबर गलत है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं, ये रिवाज कहलाता है। यानी जब प्रथम बार पुत्र का जन्म होता है उसके अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा कुछ वस्त्र और आभूषण दिया जाता है, इसे ये रिवाज क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है जामना, ऑप्शन 2 है मायरा, ऑप्शन 3 है पैरावनी या ऑप्शन 4 है जुहारी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी जामना, क्योंकि आपको पता है मायरा जो है वो शादी के टाइम भरा जाता है और जुआरी जो है वो बारात जब आती है तो वो उनके द्वारा कलेक्ट की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 केला देवी करौली, कपिल मुनि मेला कोटा, ऑप्शन 3 भरतरी मेला अलवर, ऑप्शन 4 शिला माता मेला चाकसू। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मेला जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए, केला देवी करौली सही है, ये कपिल मुनि कोटा ये गलत है, भरतरी मेला अलवर राइट है, शीतला माता मेला चाकसू ये राइट है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, धारा धारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 चौमू, ऑप्शन 2 प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 हनुमानगढ़ या ऑप्शन 4 टोंक। तो आपको बताना है धारा धारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है। देखिए, धारा धारगढ़ दुर्ग जो है आपके वो चौमू में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से श्री देश हितैषिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 है महाराणा शंभू सिंह, ऑप्शन 2 है महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन 3 है महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन 4 है सर वॉल्टर। तो आपको बताना है श्री जो देश हितैषिणी सभा थी उसके संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों आपके करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी महाराणा सज्जन सिंह जो थे वो श्री देश हितैषिणी सभा के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से तत्व वाद्य है? ऑप्शन 1 जंतर, ऑप्शन 2 रवाज, ऑप्शन 3 भपंग। तो आपको बताना है इनमें से तत्व वाद्य कौन कौन से हैं। तो जंतर भी तत्ववाद्य है, रवाज भी तंत्रवाद्य है और भपंग भी तत्ववाद्य है। तो इस प्रश्न का करेक्ट होगा आपके ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन 1 संत मावजी, ऑप्शन 2 संत दरियाव जी, ऑप्शन 3 संत सुंदरदास या ऑप्शन 4 संत रामदास।
तो आपको बताना है निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 संत माल जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 हड़बूजी बेंगटी मलिनाजी तिलवाड़ा, ऑप्शन 3 है तलीनाजी पांचोटा, ऑप्शन 4 है धरनाजी सिंबुदड़ा। तो देखिए हड़बूजी बेंगटी सही है, मलिनाजी तिलवाड़ा बाड़मेर सही है, तलीनाजी पांचोटा सही है, ऑप्शन 4 धरनाजी सिंबुदड़ा गलत है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रणमल चंद के रचयिता थे। ऑप्शन 1 श्रीधर व्यास, ऑप्शन 2 बिट्टू सिवजा, ऑप्शन 3 माधोदास या ऑप्शन 4 केशवदास। तो आपको बताना है रणमल चंद के रचयिता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 श्रीधर व्यास। अगला प्रश्न है आपके राग क्लुप्द्रुम के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 भाव भट्ट, ऑप्शन 2 कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन 3 पुंडरीक विठल या ऑप्शन 4 हमीर। तो आपको बताना है राग क्लुप्द्रुम के लेखक कौन है। दोस्तों इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कृष्णानंद व्यास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके राजस्थानी साहित्य में पर्ची या पर्चियई व्यंजित करता है। संतों का जीवन चरित्र, शासकों के वीरतापूर्ण कृत्यों का वृत्तांत या शासकों की वंशावली या यात्रा वृत्तांत। तो जो पर्ची शब्द है राजस्थानी साहित्य में ये क्या व्यंजित करता है। तो देखिए ये जो पर्ची शब्द है या पर्चा शब्द है ये संतों के जीवन चरित्र को व्यंजित करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। न्याल चंद, श्रीरंगधर, ऑप्शन 3 साहिबराम या ऑप्शन 4 किशन सिंह। तो बताना है आपको आदमकद व्यक्ति जो चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है चित्रकार है वो कौन सा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन 3 यानी साहिबराम। तो ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने राजस्थानी जीके और जो आपके कंप्यूटर से संबंधित सवाल है पूछे जाने वाले एग्जाम में वो उन प्रश्नों को डिस्कशन किया। आपको वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिए इस प्रश्न का, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।